Ganpate Namah. Now, dear friends, today we will learn how to make the planet significators in the Krishnamurti system of astrology. Now, I have already explained that what is the difference between the Vedic and KP astrology. So I will brief it out today also कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हाउस चार्ट होता है, लग्न चार्ट बोलते हैं जिसके, उसके अंदर जो हाउस का डिवीजन होता है उसको इक्वल डिवीजन और एक सर्कुलर ऑर्बिट मान के किया गया है, जो श्रीपति पद्धति पे आधारित है, जिसमें 30 डिग्री का एक हाउस का डिवीजन लिया गया है। 360 डिग्री टोटल हाउसेस ऑर्बिट होता है, उसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक जन्म कुंडली के अंदर 12 हाउसेस होते हैं, तो एक हाउस की 30 डिग्री आती है। जबकि केपी सिस्टम के अंदर एक भावचलित चार्ट बनता है, जो कि ऑर्बिट को, जिसमें प्लेनेट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, वो इक्लिप्स माना गया है। तो वो अनइक्वल डिवीजन होते हैं, तो उसके अंदर कई बार राशियां गायब भी हो जाती हैं और एक से ज्यादा राशियां भी आ जाती हैं। तो हाउस देखने के लिए तो कृष्णामूर्ति जी ने एक चार्ट दिया जिसको भावचलित चार्ट कहा जाता है, और केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हाउस को भाव भी कहा जाता है और कस्प भी बोला जाता है। जबकि वैदिक के अंदर हम उसको हाउस ही बोलते हैं। और इसमें जो दो चार्ट कंसीडर होते हैं, एक तो लग्न चार्ट जिससे हम प्लेनेट की राशि देखेंगे, और एक दूसरा चार्ट कंसीडर करते हैं जिससे हम उस प्लेनेट के हाउस के बारे में डिटेल लेते हैं। और एक इसके अंदर और नियम होता है कि प्लेनेट की डिग्री और हाउस की डिग्री से रिलेटेड, प्लेनेट का कंजक्शन किस प्लेनेट के साथ है, तो एक जो इसका फील्ड होता है प्लेनेट का, एक्सेप्ट सन, तो उसका ये ऑर्ब रूल कहलाता है। तो 3 डिग्री 20 मिनट्स के अराउंड अगर कोई प्लेनेट है तो वो उसके कंजक्शन में कहलाएगा। और हाउस से भी अगर वो उसकी हाउस की जो डिग्रीज लिखी होती हैं, वो उसकी एंट्री पॉइंट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हाउस। अगर उस हाउस के वो डिग्री से ज्यादा है तो वो उस हाउस के अंदर है, अगर हाउस की डिग्री से कम है तो वो उस हाउस के अंदर कंसीडर, भाव में कंसीडर नहीं किया जाता है। जबकि सन के लिए 6 डिग्री 40 मिनट्स है। तो सन चूंकि काफी बड़ा डाया का एक ल्यूमिनरी प्लेनेट है, हम उसको प्लेनेट नहीं बोलेंगे, एक ल्यूमिनी है, तो उसका डाया कंपेरिजन में बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो उसका फील्ड है वो 6 डिग्री 40 मिनट है। तो सन कैन अप्रोच इफ मर्करी इज विद इन 640 डिग्री, बट मर्करी कांट अप्रोच द सन। तो सन के कंजक्शन में मर्करी कहलाएगा, लेकिन अगर मर्करी और सन के बीच के अंदर डिस्टेंस 6 डिग्री मान लीजिए 30 मिनट्स है, तो मर्करी सन के कंजक्शन में तो है, लेकिन मर्करी के कंजक्शन में सन नहीं है। नाउ लेट अस सी हाउ टू मेक द एपी चार्ट। हम सॉफ्टवेयर की मदद से देखते हैं उसको। Now we have created this chart of a native। आप इसमें देखेंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बर्थ चार्ट है, जिसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लेनेट की राशि देखते हैं। और ये कृष्णामूर्ति जी ने जो दिया है, जो केपी न्यू हैम्पशायर पे बेस्ड है, ये भावचलित चार्ट है। अब अगर हमको इस नेटिव की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है तो हम जो वैदिक के अंदर उसका लग्न देखते हैं, असेंडेंट देखते हैं, फर्स्ट हाउस देखते हैं। तो बिकॉज फर्स्ट हाउस इज स्कॉर्पियो, तो हम कह सकते हैं कि नेटिव जो होगा वो ज्यादा मिलने जुलने वाला नहीं होगा, जो अपनी चीजें हैं उनको सीक्रेट रखने में ज्यादा वो बिलीव रखता होगा। यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि भाई जो स्कॉर्पियो की क्वालिटीज हैं
वो उस नेटिव के अंदर होंगी। रिसर्च ओरिएंटेड भी होगा, कम बात करने वाला होगा, लोगों से बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं रहता है, ज्यादा उसका बड़ा सोशल सर्कल भी नहीं होगा। अब अगर हमको एज पर केपी सिस्टम देखना है तो हम जो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड है, ये देखिए, ये कस्प है और इसका जो सबलॉर्ड है वो मरकरी है। और मरकरी अगर हम देखेंगे तो यहां पे 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो नेटिव के अंदर मरकरी वाली भी क्वालिटी ज्यादा पाई जाएंगी। तो मरकरी की जो क्वालिटी होती है, इंटेलिजेंस होता है, उसका ब्रेन शार्प होगा, वो क्योंकि 10th हाउस के अंदर मरकरी सिचुएटेड है तो वो अपने मतलब अकाउंटिंग के वर्क के अंदर होगा, क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन का भी है, काफी उसका इंटेलिजेंस ही होगी। तो अगर किसी हाउस के बारे में देखना है तो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड से देखा जाता है। अब अगर इस नेटिव की मैरिज के बारे में देखना है तो हम 7th कस्पल सबलॉर्ड लेंगे। तो 7th कस्पल सबलॉर्ड आप देखेंगे कि 7th के अंदर वृष राशि है और वृष राशि के जो मालिक होते हैं वो शुक्रदेव हैं। तो वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस। स्टार लॉर्ड ये किसके नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र का लॉर्ड है मून। ये क्योंकि ये वृष राशि के अंदर रोहिणी नक्षत्र आता है और रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं, तो मून इनके स्टार लॉर्ड है और सब लॉर्ड है मरकरी। अब ये सब लॉर्ड कैसे निकला, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी ये टेबल दिखाई है, आपको फिर यहां बता देना चाहता हूं कि आप अगर ये टेबल देखेंगे तो इसकी जो अंदर जो सबलॉर्ड की सीक्वेंस होती है वो जो विंशोत्तरी दिशा की सीक्वेंस है वही वाली सीक्वेंस इसमें कंसीडर की जाती है। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले केतु है। अब चूंकि केतु की विंशोत्तरी दशा के अंदर 7 ईयर्स का स्पान दिया गया है, जबकि वीनस को 20 ईयर्स है और विंशोत्तरी दशा टोटल 120 ईयर्स की मानी गई है। तो वीनस का जो सबलॉर्ड का स्पान है वो 2 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकेंड है, जबकि केतु का 0 डिग्री 46 मिनट और 40 सेकेंड है। तो जो विंशोत्तरी दशा का स्पान है उसी के अकॉर्डिंग सबलॉर्ड का भी स्पान रखा है, उसी हिसाब से सबलॉर्ड चेंज होता है। अब यहां आप देखेंगे कि एरिस मेष राशि का, इसके अंदर पहला नक्षत्र अश्विनी होता है, अश्विनी का लॉर्ड है केतु। अब जो विंशोत्तरी दशा के अंदर अंतर प्रति अंतर जैसे स्टार्ट होता है उसी तरीके से सबलॉर्ड भी यहां स्टार्ट हो रहा है। तो केतु का सबलॉर्ड स्टार्ट होगा केतु से, फिर केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न और लास्ट के अंदर मरकरी। और अगेन जब दूसरा भरनी नक्षत्र स्टार्ट होगा तो ये इसका लॉर्ड क्या है, भरनी का वीनस होता है। तो वीनस के लिए वीनस के नक्षत्र के, वीनस के प्लेनेट से सबलॉर्ड स्टार्ट होगा और ये केतु तक जाएगा। अब यहां पे आप ये देखेंगे कि कृतिका नक्षत्र है जो उसका एक चरण मेष राशि में आता है, तो इसके अंदर जो लॉर्ड है वो सन है, तो नक्षत्र लॉर्ड सन हो गया और ये सन से स्टार्ट हुआ। अब सन, मून, मार्स, राहु, अब इसके बाद ये राशि बदल जाती है, तो राशि हो गई वृष और वृष राशि के अंदर नक्षत्र कृतिका ही है, तो लॉर्ड हुआ सन। अब राहु का एक पोर्शन तो जो है मेष राशि में और एक पोर्शन जो डिग्री वाइज है उसका एक डिवीजन वृष राशि में है। फिर तो ये एक इसके 2 डिवीजन यहां बन जाते हैं। तो जुपिटर आ गया, उसके बाद फिर सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस। अब इसके बाद देखिए अब रोहिणी नक्षत्र है तो वीनस और ये मून, और फिर ये मून से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी सिस्टम पे आधारित कृष्णामूर्ति जी ने सबलॉर्ड थ्योरी दी। तो आशा है कि इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि सबलॉर्ड कैसे बनता है, और यही वो सबलॉर्ड होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप इस नेटिव का चार्ट देखिए, तो विंशोत्तरी दशा के अंदर हम मून की डिग्रीज देखते हैं।
नाउ हियर मून की डिग्री कितनी है? 12 डिग्री 57 मिनट 34 सेकेंड। ये वृष राशि है। अब यहां आप नोट कर लीजिए वीनस, मून, राहु। अब हम वृष राशि के अंदर चलते हैं। डिग्रीज हैं 12 डिग्री 57 मिनट। तो वृष राशि के अंदर अगर 12 डिग्री का स्पान यहां पे और इसके बीच में आ रहा है 11 डिग्री से 13 डिग्री। अब यहां देखिए रोहिणी, तो रोहिणी का मून का है राहु, और राहु के बाद ये जुपिटर का आया। तो मून की डिग्री क्या थी? मून की डिग्री थी 1257। तो मून, राहु और सब लॉर्ड हो गया मरकरी। तो इनकी जो बैलेंस ऑफ दशा, विंशोत्तरी दशा बर्थ के समय एट द टाइम ऑफ जन्म ऑफ दिस नेटिव, वो मून की महादशा थी और राहु का अंतरदशा थी और मरकरी का प्रति अंतर था। अब आप इसको यहां से देखते हैं अपन। अब आप देखिए कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 24 अगस्त 1970 का बर्थ है। तो 1970 पे ये 5 जून 78 तक इनकी मून की दशा चल रही थी। और मून की 70 के बाद आप देखिए राहु की भक्ति स्टार्ट हो गई, ये 71 में खत्म हुई। और इनका जो जन्म है वो 24 अगस्त 1970 का है, मतलब शनि के बाद का। तो उसके बाद अंतर किसका चला? मरकरी का। तो अब हम यहां देखेंगे कि फर्स्ट जो मून की डिग्री के अकॉर्डिंग मून, राहु, मरकरी, मतलब मून की विंशोत्तरी दशा थी, राहु का अंतर था और मरकरी का प्रति अंतर था। तो वैदिक के अंदर जो विंशोत्तरी दशा का नियम था, इसी नियम को लेते हुए कृष्णामूर्ति जी ने ये सबलॉर्ड राहु का इस मून का दिया कि सबलॉर्ड कैसे निकालते हैं, और उसकी उन्होंने टेबल जो विंशोत्तरी दशा का फार्मूला था उसी के अकॉर्डिंग वो टेबल सबलॉर्ड की बनाई, जिसके अंदर टोटल 249 डिविजन्स होते हैं। एक नक्षत्र के अंदर 27 नक्षत्र हैं, राशि है हमारे पास 12, प्लेनेट है 9। तो राशि 360 डिग्री, 30 डिग्री की एक राशि, नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, 27 नक्षत्र, तो 360 के अंदर आप 27 से डिवाइड कर दीजिए तो आप 13 डिग्री 20 मिनट मिल जाएगा। अब वो जो 27 नक्षत्र है, एक का 9 डिवीजन है, तो 243 आना चाहिए। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ही कृतिका के अंदर जो राहु का सबलॉर्ड का डिवीजन था, वो कुछ पार्ट तो मेष में आ गया और बाकी का पार्ट वृष राशि में। इस कारण ये रिपीटिशन हुआ, तो डिवीजन बढ़ गए, तो टोटल 249 डिवीजन होते हैं। अब हमारा जो एम है कि भाई नेटिव का हम फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड क्या बताता है? सबलॉर्ड बताता है मरकरी। तो मरकरी की रिलेटेड जो बुधदेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मरकरी प्लेस्ड है 10th हाउस में, तो वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इस नेटिव की ज्यादा देखने को मिलेगी। अब हम इनकी मैरिज के बारे में देखें तो 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड क्या होगा? स्टार लॉर्ड मून है मरकरी। तो मरकरी इनकी जो वाइफ है या इनकी जो, वो भी इन्हीं की मरकरी वाली क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही होंगी। नाउ अब हम इसके अंदर निकालते हैं कि प्लेनेट की सिग्निफिकेटर कैसे वर्कआउट करें। तो सबसे पहली चीज कृष्णामूर्ति जी ने कही कि जो प्लेनेट है वो जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के जो लॉर्ड है उसके रिजल्ट वो ज्यादा देता है, उसके बाद वो अपने खुद के रिजल्ट देगा। तो हमको अब अपने इस प्लेनेट के सिग्निफिकेटर निकालने हैं। तो वैसे तो ये सॉफ्टवेयर से निकल जाते हैं, लेकिन ये कैसे निकलते हैं?
तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेटर ऑफ प्लेनेट। अब मान लीजिए कि हमको इसी नेटिव के सन का सिग्निफिकेटर वर्कआउट करना है। सन के मेरे को सिग्निफिकेटर निकालने हैं। अब इनका कैटेगराइज कर देते हैं, ए कैटेगरी, फिर बी कैटेगरी, फिर सी कैटेगरी और फिर डी। जनरली 4 सिग्निफिकेटर बनते हैं। अब नियम क्या है कि पहला सिग्निफिकेटर होगा जो ए कि सन किसके नक्षत्र में बैठा है। तो हम देखें यहां सन किसके नक्षत्र में है, सन केतु के नक्षत्र में है। अब केतु को तो कोई राशि दी नहीं है, तो ये देखेंगे कि केतु किस हाउस में बैठा है। तो इस भाव चलित के अंदर हम देखेंगे कि केतु 9th हाउस में है, तो यहां हम लिख देंगे 9th। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि सन जो प्लेनेट जिसका सिग्निफिकेटर देखते हैं वो खुद कहां बैठा है। तो इसमें देखेंगे सन इज ऑल्सो प्लेस्ड इन 9th हाउस। अब सी सिग्निफिकेटर हाउस का ये हाउस सिग्निफाई कर रहा है सन की जो केतु की जो, अगर मान लीजिए केतु को तो कोई राशि है ही नहीं, तो यहां पे डैश आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई और प्लेनेट होता राहु केतु के अलावा, तो सन और मून के अलावा सबको 2-2 राशि है, तो उन राशियां कहां किस भाव में पड़ रही हैं, किन हाउस किन कस्प पे पड़ रही हैं, किस भाव में, वो भाव के नाम आते। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सन का, तो सन की राशि कहां पड़ रही है, सन की राशि जो सिंह है वो 10 नंबर हाउस में है, तो यहां आ जाएगा 10। तो अब अगर हम कहें कि भाई सन के सिग्निफिकेटर क्या बने प्लेनेट के, तो 9 9 डैश 10। तो ये 9 तो कॉमन हो गया। अब आप यहां देखेंगे तो सन के सिग्निफिकेटर क्या है, 9 और 10। ये अब मैं आपको एक दूसरे बता देता हूं। नाउ वीनस यहां पे मून के नक्षत्र में बैठा है। अब हम भाव चलित चार्ट में देखेंगे कि मून कहां पे बैठा है। तो मून इज प्लेस्ड इन 6th हाउस। तो एक हाउस ए कैटेगरी का वीनस क्या हाउस सिग्निफिकेटर हो गया 6 नंबर। अब सेकंड में हम ये देखेंगे कि प्लेनेट जो मून है, सॉरी हम वीनस के बना रहे हैं, तो वीनस कहां पे बैठे हुए हैं। तो शुक्र देव इस कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो 10th हाउस के अंदर है। अब सी लेवल पे हम ये देखेंगे कि जो नक्षत्र लॉर्ड मून है उनकी राशि कहां पे है। तो उनकी राशि होती है कर्क राशि, वो कहां पे है, तो 9 नंबर पे है। अब डी लेवल पे हम देखेंगे कि जो प्लेनेट जिसके हम सिग्निफिकेटर बना रहे हैं वीनस के, उनकी जो राशियां हैं वो कौन कौन से हाउस में आ रही हैं। तो इनकी 2 नंबर राशि होती है और एक 7 नंबर है। तो 2 नंबर तुला है जो कि 7th हाउस में है, और सॉरी 2 नंबर वृष राशि है जो कि 7 नंबर हाउस में है, और तुला राशि जो 7 नंबर है वो 12th नंबर हाउस में है। तो इनके सिग्निफिकेटर हुए ए 6th हाउस, बी 10, सी 9, डी का 7 और 12। तो वीनस के सिग्निफिकेटर हो गए 6, 10, 9, 7, 12। Now what does it indicate? कि वीनस अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर में
6th हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस और 12th हाउस के रिजल्ट देगा। अब यहां पे आप ये देखेंगे तो ये सिग्निफिकेटर आ गए 6, 10, 9, 7, 12। तो आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि प्लेनेट के सिग्निफिकेटर कैसे निकाले जाते हैं। अब राहु और केतु के प्लेनेट सिग्निफिकेटर सॉफ्टवेयर से ना देखने चाहिए, उसको भी कैसे निकालना है वो थोड़ा एक डिफरेंट मेथड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम लेते हैं, सपोज करिए कि जैसे मरकरी का हमको निकालना है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। अब मरकरी किसके नक्षत्र में बैठा है, तो हम यहां देखेंगे कि मरकरी सूर्य के नक्षत्र में है। तो अब सूर्यदेव कहां विराजे हैं, तो सूर्यदेव विराजे हैं 9th हाउस में। तो 9 नंबर एक हाउस हो गया इनका सिग्निफिकेटर। अब मरकरी खुद कहां पे है, तो वो 10th हाउस में है। अब सूर्यदेव की एक राशि है दैट इज लियो, वो कहां पे है, अगेन 10th हाउस में है। और मरकरी की 2 राशियां हैं, एक तो मिथुन और एक कन्या। तो मिथुन राशि कहां पे पड़ रही है, वो है 8th हाउस, और कन्या राशि 6 नंबर की है, वो है 11th हाउस। तो मरकरी प्लेनेट के जो प्लेनेट के हाउस सिग्निफिकेटर बने हैं 9, 10, 8, 11। तो वी विल सी, ये देखिए 9, 10, 8, 11। तो इस तरीके से हम किसी भी प्लेनेट के सिग्निफिकेटर निकाल सकते हैं। अब मरकरी भी जब उसकी अंतरदशा प्रत्यंतर जब भी दशा आएगी तो वो अब इसमें जो नक्षत्र लॉर्ड है उसके 80% रिजल्ट देगा, वो स्ट्रांगली देता है। तो मरकरी सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिजल्ट 9th के देगा। तो जब मरकरी की दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि वो रिलीजियस प्लेसेस में जाएगा, हाई लर्निंग की तरफ उसका एटीट्यूड होगा, और उसके फादर से अटैचमेंट होगा क्योंकि 9th हाउस फादर का भी है। अब 10th हाउस प्रोफेशन से रिलेटेड है तो उसके प्रमोशन के भी चांस होंगे, प्रोफेशन में भी वो अच्छा करेगा। तो 8th हाउस का भी वो देगा, तो 8th हाउस थोड़ी डीप ओशियन है, उसके अंदर वहां उसको अकल्ट साइंस की तरफ भी जा सकता है, कुछ परेशानियां भी उसको आ सकती हैं कुछ, क्योंकि 8th हाउस के जो सिग्निफिकेटर है उसके रिजल्ट भी उसको मिलने हैं। अब उसके बाद 11th हाउस के भी मिलेंगे, तो 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर भी है, गेन्स भी है, अपने जो एल्डर सिबलिंग्स का भी हाउस है। तो अगर हम यूं देखें तो 9th, 10th और 11th हाउस एक अच्छे हाउसेस के लिए हैं, तो उनको मरकरी की अंतरदशा प्रत्यंतर में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अब जैसे वीनस का देखेंगे तो वीनस की जब दशा आएगी तो उसका 6th रोग रिपुरून कहलाता है, तो उसमें उनको, लेकिन जॉब का भी है तो उसको वहां उस कंपटीशन का भी, अगर उसका वीनस की दशा चल रही है और वो कोई कंपटीशन देता है तो वो कंपटीशन भी वो क्रैक कर लेगा, जीत जाएगा, वो कंपटीशन में क्लियर कर लेगा। 10th हाउस प्रोफेशन का है, जैसा मैंने आपको बताया। 9th हाउस सेम अगेन है, रिपीट की, जो फादर से रिलेटेड है, रिलीजियस प्लेसेस का है, ट्रेवलिंग भी करेगा। अब 7th हाउस उसका स्पाउस का भी है, उसका कॉर्पोरेट सेक्टर का भी है, उसका डेली अर्निंग का भी है, तो उसको रिजल्ट मिलेंगे। 12th हाउस जो है कि उसका एक्सपेंडिचर का हाउस है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस है, उसके फॉरेन ट्रेवल का भी हाउस है। तो ये हाउस सिग्निफिकेटर प्लेनेट के अकॉर्डिंग जब प्लेनेट की दशा आती है और जब भी उनका अंतर प्रत्यंतर विंशोत्तरी दशा, मेरे कहने का मतलब है, तो केपी सिस्टम के अंदर से विंशोत्तरी दशा को कंसीडर करते हैं। तो ये हाउस सिग्निफिकेटर ड्यूरिंग देरी दशा अंतरदशा में वो अपने जो जिन हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं उसके वो रिजल्ट देते हैं। नाउ केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेनेंटेड प्लेनेट और अनटेनेंटेड प्लेनेट का। अगर कोई प्लेनेट अनटेनेंटेड है तो वो स्ट्रांगली रिजल्ट अपने हाउस के देता है जहां पे वो डिपोजिटर है।
जिस हाउस में वो प्लेस्ड है, और अगर टेनेंटेड है तो वो अपने नक्षत्र लॉर्ड के पहले रिजल्ट देगा। तो अनटेनेंटेड प्लेनेट आइडेंटिफाई करने के क्या रूल्स हैं? तो फर्स्ट रूल है कि प्लेनेट जो है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके जिसको देख रहे हैं कि भाई वो अनटेनेंटेड है कि टेनेंटेड है, तो वो अपने खुद के नक्षत्र में होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल है कि कोई और प्लेनेट, जिस प्लेनेट को कंसीडर कर रहे हैं उसके नक्षत्र में कोई भी प्लेनेट नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल है कि अगर हम सन को कंसीडर कर रहे हैं तो सन सपोज मरकरी के नक्षत्र में है और मरकरी सन के नक्षत्र में है, तो हम सन को कहेंगे कि वो अनटेनेंटेड है। अब हम यहां पे देख लें कि जैसे हम सन को देखें तो सन जो है अब ये तीनों रूल अगर नहीं आते हैं तो द प्लेनेट इज कंसीडर्ड टू बी ए टेनेंटेड प्लेनेट। अब हम जैसे सन को कंसीडर कर रहे हैं, पहला रूल, सन क्या खुद के नक्षत्र में है? सन यहां किसके नक्षत्र में है? सन इज प्लेस्ड इन द केतु नक्षत्र, तो सन टेनेंटेड प्लेनेट हो गया, मींस अनटेनेंटेड नहीं है। अब हम नेक्स्ट प्लेनेट ले मून, तो मून खुद के नक्षत्र में है। अब यहां ये भी देखें कि मून के नक्षत्र में कोई और प्लेनेट है क्या? तो वीनस भी है, तो मून भी टेनेंटेड प्लेनेट हो गया, क्योंकि सेकंड रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो मून के नक्षत्र के अंदर वीनस प्लेस्ड है। अब हम मार्स लेते हैं, तो मार्स केतु के नक्षत्र में है, तो फर्स्ट रूल नहीं आ रहा, तो मार्स भी टेनेंटेड प्लेनेट हो गया। अब मरकरी को लें तो मरकरी सन के नक्षत्र में है, तो फर्स्ट रूल तो नहीं आ रहा। अब सन के नक्षत्र में और कोई प्लेनेट है तो सैटर्न है, तो मरकरी भी टेनेंटेड प्लेनेट हो गया। अब जुपिटर को लें तो जुपिटर राहु के नक्षत्र में है, और राहु के नक्षत्र में राहु खुद बैठे हुए हैं, तो जुपिटर भी टेनेंटेड प्लेनेट हो गए। नाउ कम टू द वीनस। वीनस मून के नक्षत्र में है, और मून के नक्षत्र में मून खुद है, तो वीनस भी टेनेंटेड प्लेनेट है। नाउ सैटर्न, सैटर्न इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ सन, और सन के नक्षत्र में मरकरी ऑलरेडी है, तो सैटर्न भी टेनेंटेड प्लेनेट हो गए ना। राहु, अब राहु अपने खुद के नक्षत्र में है, और राहु के नक्षत्र में जुपिटर है, तो सेकंड रूल नहीं फॉलो हुआ, तो राहु भी अनटेनेंटेड नहीं है, राहु इज ऑल्सो टेनेंटेड प्लेनेट। नाउ सी द केतु, केतु खुद के ही है, लेकिन केतु के नक्षत्र में सन भी है, तो केतु इज ऑल्सो टेनेंटेड प्लेनेट। अगर इनमें से कोई भी प्लेनेट के नक्षत्र में कोई और प्लेनेट नहीं होता तो पहला रूल फुलफिल होता, तो वो अनटेनेंटेड में हम काउंट कर सकते थे, और कोई भी प्लेनेट उसके नक्षत्र में नहीं होना चाहिए था, तो इन कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वो अनटेनेंटेड प्लेनेट कहेगा, नहीं तो द प्लेनेट इज सेड टू बी ए टेनेंटेड। तो आई थिंक टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट का भी क्लियर हो गया होगा। नाउ व्हाट डज, ये हाउस सिग्निफिकेटर का मैंने आपको बताया कि सिग्निफाई क्या करता है। अब मान लीजिए किसी को ये देखना है कि लेट सपोज कि उसकी जॉब कब लगेगी, तो जॉब सिग्निफाई करता है कि उसकी जो मेन इसका हाउस होता है जॉब के लिए, 6th हाउस है, तो 6th हाउस सिग्निफाइंग 2, 6, 10 एंड 11। तो जॉब कब लगेगी, कैसे हमको निकालें? तो 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, अगर 6th हाउस का सिग्निफाई कर रहा है प्लेनेट, तो उस टाइम की दशा अंतरदशा के अंदर द पर्सन विल गेट द जॉब। अब
नाउ लेट्स सी कि इस नेटिव की सेकेंड हाउस सिग्निफाई करने वाले कौन कौन से प्लेनेट है। नाउ सेकेंड हाउस के लिए अगर हम यहां देखें तो एक जुपिटर है, सिक्स्थ हाउस सिग्निफाई करने वाले कौन से प्लेनेट हैं, मून, मार्स, वीनस, सैटर्न। नाउ टेंथ हाउस सिग्निफाई करने वाले कौन कौन से प्लेनेट है, सन, देन मर्करी, then Venus, then Saturn, नाउ 11th हाउस सिग्निफाई करने वाले कौन कौन से प्लेनेट हुए, मर्करी, जुपिटर, दो ही प्लेनेट है। मींस अब इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके जो नेगेटिव हाउसेज हैं, तो हर एवरी हाउस का जो 12th हाउस है वो उसका नेगेटिव करता है। नाउ सेकंड के लिए फर्स्ट हाउस हो गया, अब सिक्स्थ हाउस के लिए तो मरकरी जो 8th हाउस भी सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन 9th पहले आ रहा है, लेकिन 10th और 11th आ रहा है, तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और वीनस के अंदर आप देखेंगे तो 6th भी आ रहा है, 10th आ रहा है, 7th भी आ रहा है, 9 और 12th है, तो वीनस भी स्ट्रांगली दे सकता है रिजल्ट। और सैटर्न को अगर हम देखेंगे तो सैटर्न सिग्निफाई कर रहा है, 9th पहले है, 6th है, फिर 10th है, फिर 3 और 4th है। तो इनकी अब जब दशा आएगी उसमें नेटिव विल गेट द जॉब। नाउ वी विल सी फ्रॉम द विंशोत्तरी दशा कि व्हेन द नेटिव विल गेट द जॉब। अब हम इनका जो दशा में देखें तो वर्तमान में इनकी शनि की महादशा चल रही है। अब राहु की दशा के हिसाब से जो महादशा है, राहु इसके अंदर कहीं भी सिग्निफाई नहीं कर रहा है, तो ये राहु की दशा इनकी 2003 तक थी। तो जुपिटर की दशा में इनके जॉब के चांसेस आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर इनके ये देखिए सेकेंड हाउस सिग्निफाई कर रहा है और 11th भी कर रहा है। अब जुपिटर में जुपिटर है 2005 तक, और अब इसमें जैसे सिक्स्थ हाउस को सिग्निफाई सैटर्न भी कर रहा है और 10th हाउस भी कर रहा है सैटर्न। तो जुपिटर में सैटर्न 6th और 10th भी कर रहा है और जुपिटर 11th भी कर रहा है। तो जो सैटर्न का अंतर आ रहा है अप टू 18 जनवरी 2004 तक, तो वी कैन से कि द नेटिव विल गेट जॉब बिफोर तो इस तरह हम कोई भी इवेंट है उसके बारे में निकाल सकते हैं।
तो आज हमारा इस वीडियो का मेन जो मकसद था वो आपको ये था कि भाई हाउ टू प्रिपेयर द प्लेनेट से हम हाउस सिग्निफिकेटर कैसे निकालें, वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लेनेट क्या होते हैं वो आपको बताया, और किसी इवेंट को कैसे वर्कआउट करें हाउस सिग्निफिकेटर निकाल के, दैट आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अब अगर इसमें कोई किसी के क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि केपी के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा किसी भी जो फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर ये थे जो हमने निकाले 2, 6, 11, 2, 6, 10, 11, ये किसी जॉब के लिए एक सिग्निफिकेटर है। नाउसिस की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर आएगा जब उस आदमी का नेटिव का जॉब लगेगा। अब इनके 12th हाउस हैं, जैसे 2 से 12th हाउस है फर्स्ट हाउस, 6 से 12th है 5th हाउस, 10 से 12th है 9th हाउस। तो इसके अलावा जो 8 और 12 हाउस हैं वो भी नेगेटिव काम करते हैं, तो ये भी हमको वर्कआउट करना पड़ेगा और ध्यान में रख के हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। उसके अलावा जो केपी के अंदर कोई प्लेनेट खराब नहीं होता और कोई प्लेनेट अच्छा नहीं होता, जबकि वैदिक के अंदर नेचुरल सिग्निफिकेशंस देखी जाती है और फंक्शनल बेनिफिशियल प्लेनेट और मेलेफिक देखे जाते हैं। तो जो वैदिक के अंदर फंक्शनल बेनिफिक और मेलेफिक हैं वो तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि जो फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट हैं, जो मून जो कि वैक्सिंग मून है, मींस शुक्ल पक्ष में नवमी के बाद का अगर बर्थ है और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक, तो मून बेनिफिक होता है। वीनस और जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट हैं ही। मरकरी के साथ ये है कि मरकरी अगर बेनिफिक प्लेनेट के साथ कंजक्ट है, उसके साथ है, तो वो बेनिफिक होगा, अगर वो मेलेफिक प्लेनेट के साथ है तो वो मेलेफिक बिहेव करता है। और जो मेलेफिक प्लेनेट है वो सैटर्न, मार्स, राहु और केतु है। लेकिन केपी के अंदर सभी प्लेनेट को एक समान माना है। हाउस सिग्निफिकेटर से वो प्लेनेट अगर सिग्निफाई कर रहा है उन हाउसेस को तो वो उनके फल देगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कस्पल सबलॉट हम सबसे पहले देखते हैं कि कस्पल सबलॉट प्रॉमिस दे रहा है कि नहीं दे रहा। जब अगर उसमें प्रॉमिस यस आ रहा है तो दशा अंतरदशा के अंदर उसके रिजल्ट मिलेंगे ही। तो होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।